पूज्य गुरुदेव। और बताओ, गायत्री मंत्र के माध्यम से नमन वंदन करते हुए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। कक्षा में उपस्थित सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। आज के कक्षा जो हमारा है, चर्चा का जो हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, जो विषय है वो विषय है आनंदमय कोश का अंतिम टूल, तुरीय साधना। यानी तुरीय अवस्था में पहुंचने के लिए क्या कुछ हमें अपने में धार करना है, धारण करना है, और किस यात्रा में। इस पे कक्षाएं अभी तीन कक्षाएं नाद बिंदु कला वे आदरणीय गोकुल मुंद्रा भैया, आदरणीय सुभाष भैया, आदरणीय शरद भैया ने ली। तो विशद चर्चा आनंदमय कोश के बारे में हो चुकी है। आज हम तुरीय साधना यानी आत्म स्थिति में रहना, इस पे चर्चा करेंगे। और इसमें चर्चा के दौरान मेरे दिमाग में आया कि 5 कोश में जो हमारे शरीर का मेन जो माध्यम 5 कोश में बनता है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। बायोइलेक्ट्रिसिटी, बायोमैग्नेटिज्म, न्यूरो ह्यूमरल सेक्रेशंस एंड आनंदमय कोश का रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो मुझे लगा कि आज चूंकि शिवांगी है मेरे साथ, तो मैंने उनको कहा कि इस पे आप लीजिए क्लास। थोड़ा यहाँ पे लोगों को एनाटॉमी या फिजियोलॉजी जो भी है, और जो भी हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, ये सब क्या कैसे क्या इन साधनाओं में हमारा साथ देते हैं। क्योंकि शरीर का अंग है तो मेन काम तो इन्हीं का है, बाह्य रूप से हमें दिखता नहीं। तो इसलिए आज मेरे साथ शिवांगी भी होंगी। और आज की कक्षा का जो मेन है, अब हम आते हैं आनंदमय कोश पे। कि ये है क्या। जैसा हम जानते हैं कि आत्मसत्ता पे आत्मा के निकटस्थ आनंदमय कोश है। आनंदमय है तो निश्चित ही ये सृष्टि भी आनंदमय है। लेकिन यहाँ हमें आनंद क्यों नहीं मिलता, इस पे अगर हम सोचे, ये क्वेश्चन भी बाबूजी से हम लोग बार बार करते हैं कि हम अगर आनंदमय सृष्टि में रहते हैं तो हमें आनंद क्यों नहीं मिलता है, क्यों खंडानंद मिलता है। हम इस पे कभी विचार नहीं करते कि यहाँ तक पहुंचने के लिए जो पाथे हमें दिए गए हैं साधना के रूप में, क्या उसको ईमानदारी से हमने निभाया।
एक 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 टूल्स को हमने अपने प्रैक्टिकल में अगर सीख गए हैं, जिन्होंने भी ऐसा किया है, जितने अंशों में किया है उन्हें मिला है, और जिन्होंने सारे अंशों में किया है, तो आज निश्चित रूप से वो जो कहते हैं समाधिस्थ, स्थित प्रज्ञ, जो गीता के दूसरे अध्याय में कहा गया है। लेकिन समाधिस्थ और स्थित प्रज्ञ के लिए गीता में जो कहा गया है, 3 श्लोकों में उसकी चर्चा की गई है, जिसमें राग, द्वेष, लोभ, मोह अपने अंदर के सारे कषाय कल्मश को छोड़ना है। क्या हमने ये छोड़ा? अगर छोड़ा है तो निश्चित रूप से आनंद मिलता है। सिंपल सी बात जिसपे हम लोग ध्यान दें, अगर किसी भूखे को आप खाना खिलाते हैं, उस आनंद की अनुभूति सोचिए। किसी जरूरतमंद का हेल्प कर देते हैं, उसकी आनंद की अनुभूति सोचिए। तो जब इतने देर में उसमें उस सत्ता के गुणों में हम रमण करते हैं, तो इस तरह की आनंद है। तो अगर हर समय उस आनंद में रहना है, तो उस सत्ता के हर गुण को अपने में धारण करना होगा। यानी जो हमें बताया गया है, उस चीज पे हमें चलना ही होगा। उस सिद्धांत को हमें आचरण में उतारना ही होगा। और इन सारी चीजों को लागू करते ही आनंदमय कोश का अनावरण होना ही होना। और इनके लिए एक और ये होने पे वेदांत की जो स्थिति है, सच्चिदानंदो अहम, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, सोहमस्मि, शिवोहम की बातें होती है। अपने आप फील होगा साधक को, जो भी ऐसा फील करते हैं, वो निश्चित तौर पे संपूर्ण टूल्स पे काम किए, जो 19 क्रिया योग, साथ साथ जो चिंतन मनन, जो प्राणमय कोश के बाद मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय चेतना की उड़ान, जो चेतना का परिष्कार, हमारे जो 19 क्रिया योग हैं, वो सारे मर्म विद्यों की मालिश करते हैं। इस तरह से बनाया ही गया है कि वो करे। हमारे कषाय कलमश को दूर करने में किस किस जगह को वो प्रेशर, वाइब्रेशन, इम्पल्सन, ये सारी चीजें वो करते हैं। लेकिन साथ में अगर हमारी भावना और चेतना को हम खुद कोशिश करें, उसका प्रयास और हमारी कोशिश 4 चांद लगा दी। एक कबीरदास की उलट बासी में आता है कि पानी बिच मीन पियासी, मोहे सुन सुन आवत हास। तो इस अनंत आनंद के संसार में रहते हुए हम दुखी हैं, इसका कारण हमें सोचना चाहिए। हम लोग आए दिन कितना क्वेश्चन बाबूजी से करते हैं। मैंने भी बहुत किया है क्वेश्चन बाबूजी से, आज भी करती हूँ मैं। लेकिन मैं कभी सोचती हूँ कि एक ही क्वेश्चन का आंसर बाबूजी देते देते थक भी जाते हैं, क्योंकि हम उसे अपने आप में उतारते नहीं। जो वो बताते हैं, वो जो कहते हैं ना कि एक खुटका, बाबूजी की भाषा में, उसको निकालते नहीं है। तो वो नहीं करते और हम लोग उनको परेशान, क्योंकि सहज उपलब्ध हो गए हैं वो हम लोगों को, तो परेशान करते हैं। लेकिन हाँ, एक तरह से गुरुदेव और बाबूजी को परेशान करना हमारा अधिकार भी है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, है ना। क्योंकि हमारे वो मेंटर हैं, यानी हम उनके सानिध्य में, उनके ये में सीखना चाहते हैं, और सीखने के लेकिन हमें तत्पर होना चाहिए। तो पानी भी जमीन पियासी का मतलब ही है कि संसार के अथाह सागर में, आनंद के सागर में रहते हुए हम उससे वंचित हैं। या दूसरा ये भी कह सकते हैं
कि एक कुंडली, ये कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना। मतलब ये जो कहते हैं कि आनंद की प्राप्ति क्यों नहीं होती, जब हर जगह वही व्याप्त, हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक सर्वत्र पे हम ध्यान देते हैं पर समाना पे हम वो नहीं करते कि समाना शब्द क्यों है। योग वासिष्ठ में लीजिए, हे राम विकार में ब्रह्म को देखो, हम हरि को अच्छे जगहों पे देखते हैं, अच्छे लोगों में देखते हैं, क्यों नहीं हम गंदगी में देखते हैं, क्यों नहीं हम कि जबकि संसार में अगर सब ब्रह्म है तो कुछ गंदा नहीं है, हमारे यूज का नहीं है तो हम उसके गंदा कह देते हैं, बट वो भी यूज होता है, हर चीज का प्रोसेस है। तो इन सारी चीजों को पार करते हुए अगर हम आनंद में, उसकी साधना में एक चीज गुरुदेव की मिली कि इस कोश की साधना में जहां समाधि की बात हुई वहां कबीरदास जी की सहज समाधि, ये क्या है? सहज समाधि अगर हम सिर्फ उनके में, तो इस कोश की साधना में हमें दो चीज पे ध्यान देना है, खास करके इस कोश की साधना में। क्या? ये अनावरण का जो मुख्य ये बताया गया है इसमें वो है प्रेम, तन्मयता, आत्मीयता। यानी लोक व्यवहार में हम प्रेम और आत्मीयता का विस्तार करें, और साधना विधान में प्रेम और तन्मयता। प्रेम ऐसा चीज है, प्रेम ही परमेश्वर है। इस तक इस प्रेम जो है इसका जितना विकास हम प्रेम सिर्फ अपने लोगों से करते हैं, इस प्रेम का विस्तार वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही गई है उसके विस्तार के लिए प्रकृति के सृष्टि के कण कण से हमें प्यार करना होगा। और वो कैसे करना होगा? जब हम उसे हर क्षण, हर पल ये सोच के करें कि इसमें भी वही सत्ता झिलमिला रहा है जो हमें। और ये जो कबीरदास जी की सहज समाधि की बात होती है वो चलते फिरते हम घर में भी, वर्किंग प्लेस पे भी इसको कर सकते हैं, हर काम को, जो गीता में निष्काम कर्म कहा गया है, मतलब प्रभु को समर्पित करके, कोई श्रेय अपना नहीं, उसको समर्पित करके अगर हम कार्य करते हैं तो आनंदमय कोश की साधना हमारी फलित होती है। और ये टूल्स बताए गए हैं। आत्मीयता का विस्तार करना का मतलब है जहां हम आत्मीयता के विस्तार और प्रेम करते हैं वहां हमारा जो अहंकार है वो, उसको पोषण नहीं मिलता, और हमारे और किसी भी संबंध, ईश्वरीय संबंध, ईश्वर भक्ति, जहां तक इसमें एक बात कही गई है साधना के ध्यान के ये में कि लोग कहते हैं, साधक कहते हैं कि हमें साक्षात्कार, दिखना, ईश्वर दर्शन, इसमें गुरुदेव
लिखते हैं कि ईश्वर दर्शन सशरीर नहीं हुआ, अगर ध्यान की अवस्था में कभी क्षणिक अगर ऐसा भान होता है, तो वो पूर्ण रूपेण साधक की एकाग्रचित भावना का ही असर। वरना जो निराकार है, वो आकार के रूप में हम क्यों देखना चाहते हैं? उसको उस प्रकाश के रूप में हम क्यों नहीं देखते, जो सब जगह व्याप्त, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर। तो ये आत्मस्थिति, स्थित प्रज्ञ या तुरीय अवस्था की बात हुई, जो सहजावस्था की बात हुई, जो अब 4-5 कोश में जो टूल्स दिए गए हैं, वो सारे टूल्स पे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंद, इन सब पे जो हमारे साइंटिफिक रिसर्च क्या कहते हैं, बहुत सारी क्लासेस हमेशा चली हैं। और हम गुरुदेव, बाबूजी या ऋषि सत्ताओं का जो अनुभव है उपनिषद के माध्यम से, गायत्री महाविज्ञान की तीसरे पार्ट का, और 13 नंबर वांग्मय, गहन प्रैक्टिकल करने, स्वाध्याय करने से हमें जानकारी मिली। तो इन सारी चीजों पे अब जो हर एक कोश में जो हमारे शरीर को मुख्य केंद्र बनाते हैं, उस पे अब शिवांगी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय कम है। तो उनको ये भी लग रहा है कि माँ क्वेश्चन आवर से भैया से मांगू क्या, हमने कहा वो आप कर लेना, कि वो अब करेंगे, वो अब आप लोगों के बीच रखेंगे। जी भैया प्रणाम। जी दी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। हाँ, बाबूजी को प्रणाम, सभी साधुकों को प्रणाम। आज सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम हर हफ्ते बाबूजी के सानिध्य में एक जगह इकट्ठे हो पाते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव की दी हुई जो हमारी पंचकोश साधना की विधा है, पंचकोश गायत्री पंचकोश साधना की जो विधा है, उसको सीख पाते हैं और उसको जान पाते हैं। परंतु ये जो साधना है, ये एक वैज्ञानिक साधना है, तो इसीलिए इस साधना को पूर्ण रूप से करने के लिए सबसे पहले हमें अपना ही शरीर जानना जरूरी है। और इसमें एक सिस्टम जो सबसे मुश्किल भी लगता है और एक सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम। तो तो हमारे नर्वस सिस्टम का के बारे में आज मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगी, और इन साधनाओं का हमारे नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसके बारे में अभी जो सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है, उस पे कुछ मैं चर्चा करना चाहूंगी। वे शेयर स्क्रीन कर सकते हैं? अम, जी दी जी। हो रहा है? जी हो रहा दी। हाँ। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम शुरुआत करें, तो हम सभी जानते हैं कि नर्वस सिस्टम के हमारे 2 पार्ट होते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है उससे निकलने वाली सारी बाकी जो नर्व्स। ठीक है। इससे अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाने से पहले हम थोड़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जान ले। सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 भाग में बांटा जा सकता है। ठीक है। 2 भाग, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक मतलब क्या? ये वो हिस्सा है हमारे नर्वस सिस्टम का जो कि हमारे पेन, टच, टेम्परेचर, ये सारी जो सेंसेस होती हैं, ये हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाता है। दूसरा इसका जो हिस्सा होता है, वो होते हैं जो हमारी मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स होती हैं। वही ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें, तो ऑटो का मतलब होता है स्वचालित,
तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये स्वचालित नर्वस सिस्टम है, यानी कि इसको हम सोच विचार से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके दो मुख्य भाग हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब अगर ये किस बेसिस पे बांटा गया, इस सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। जी हाँ, तो अब अगर हम लोग बात करें सिंपैथेटिक होता है, थोरैक्स मतलब हमारा चेस्ट वाला रीजन, तो थोरैको लंबार रीजन से जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स निकलती है उनको हम सिंपैथेटिक सिस्टम बोल देते हैं। सिंपैथेटिक क्या करता है, ये ठीक उल्टा काम करता है, यानी कि जहां भी जाएगा वहां पे उसको ज्यादा एक्टिव करेगा। यानी अगर हार्ट में गया तो हार्ट रेट बढ़ाएगा, पाचन प्रक्रिया बढ़ाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ाएगा, हर चीज को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात। अब चलते हैं हमारे मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम अगर ब्रेन को देखें तो उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने तीन भाग में बांटा है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर मतलब आगे का हिस्सा, तो फोर ब्रेन मतलब आगे जो सबसे बड़ा और सबसे आगे वाला हिस्सा है हमारे ब्रेन का, जिसमें आता है हमारा सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। सेरिब्रम क्या है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो दो गोलार्ध हमें दिख रहे हैं या दो हेमिस्फीयर हमको दिख रहे हैं, यही हमारे ब्रेन, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है, हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। उसके बाद मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में तीन मुख्य भाग हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। अब जब हमने इनके मुख्य भागों को जान लिया है, तो अब मैं एक 3D मॉडल के माध्यम से इसके स्ट्रक्चर्स को दिखाते हुए इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहूँ। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम अपने नर्वस सिस्टम यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। इसके ठीक ऊपर ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ये है हमारी ब्रेन स्टेम, जिसके तीन भाग हैं। पहला मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है पॉन्स, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो है हमारी मिड ब्रेन। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का क्या फंक्शन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है हमारे जितने भी ऑटोनॉमिक काम है उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, उसके बाद पाचन प्रक्रिया, ये सारी जो कुछ हद तक हमारा पोस्चर, ये जो ऑटोनॉमिक प्रक्रियाएं होती हैं उसको ये हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। उसके ऊपर अगर हम देखें तो जो पॉन्स का एरिया है, पॉन्स हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। अगर यहाँ पे चोट लग गई तो ये भी होता है कि हमारे पूरी तरीके से सांस रुक सकती है, ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे सांस लेने के लिए। उसके अगर अगर हम लोग उसके ऊपर अगर हम लोग जाएं और इस हिस्से को देखें तो ये है हमारी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है उसका और हमारी फोर ब्रेन का कनेक्शन की तरह काम करता है, और जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्स एक्शंस का मतलब हो गया जैसे कि अगर हमने किसी गर्म चीज को छुआ तुरंत हाथ हटा लिया, किसी कांटे पे अगर हमारा पैर पड़ा तुरंत हम पैर हटा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम बिना सोचे उस खतरे से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। ये जो कंट्रोल है ये हमारे मिड ब्रेन करती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड से देख के देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। साइड से अगर हम मिड ब्रेन को देखें तो हमें एक ये खाली जगह दिख रही है, इसको हम ब्रेन में वेंट्रिकल बोलते हैं। अब वेंट्रिकल क्या होता है, हम सभी जानते हैं
कि हमारे ब्रेन जो है वो हमारे स्कल में डायरेक्टली नहीं है, उसके चारों ओर एक तरीके का लिक्विड होता है जो पूरे ब्रेन और पूरे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ। तो ये सीएसएफ जो है वो ब्रेन में कुछ खाली जगहें होती हैं जहां पे वो बनता है और वहां से पूरा फ्लो होता है, आदान प्रदान होता है चीजों का, वो भी होता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है हमारे ब्रेन का, और इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। हमारे ब्रेन में तीन वेंट्रिकल्स होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल एंड लैटरल वेंट्रिकल। यहाँ जो हम अपने मिड ब्रेन के ठीक ऊपर ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये है हमारी थर्ड वेंट्रिकल। अगर हम लोग इसको सामने की ओर से घुमाकर देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ये हमें इस तरीके से दिखेगा, सामने से बीचों बीच ये स्थित है, दोनों हेमिस्फीयर के बीचों बीच ये स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद इस चित्र में हम एक और वेंट्रिकल देख सकते हैं। वो वेंट्रिकल कौन सा है? अगर हम पीछे की ओर से अपने ब्रेन को देखें, पीछे की ओर से अगर हम देखते हैं, तो ये जो एरिया है, ये है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ आगे होते हैं उसके, और पीछे सेरिबेलम होता है। उसके इन तीन चीजों के बीचों बीच ये फोर्थ वेंट्रिकल स्थित होता है। और ये सबसे नीचे वाला वेंट्रिकल है हमारा, यहां से सीधे स्पाइनल कॉर्ड में ड्रेन होता है सीएसएफ। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। वेंट्रिकल्स के बारे में तो हमने बात कर ली। आम, एक सेकेंड। ओके, एक सेकंड है, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना जी। अब अगर हम लोग बात करें तो जस्ट वन सेकेंड। क्यों नहीं आ रहा? ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे नेट की वजह से। हाँ, एक दिन थोड़ा लोड होगा अभी। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे वेंट्रिकल्स के बारे में। वेंट्रिकल्स जो है ये हमारे बेसिकली अगर ये सही से काम ना करें तो हमारा जो पूरा सिस्टम है सीएसएफ फ्लो का, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमारे ब्रेन में प्रेशर बढ़ सकता है। और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये हमारे ब्रेन में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी, हाँ। तो ये हम लोग अगर देखें तो जी, हाँ हाँ। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, अब माफी चाहूंगी इतनी डिस्टरबेंस के लिए, पहली बार ऐसा हो रहा है जी। तो अब अगर हम लोग इसके आगे देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइपोथैलेम, ये जो मिड ब्रेन के आगे का ये जो नीचे का हिस्सा है, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि ये हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। ये हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड है। सुपर मास्टर ग्लैंड इस ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी है, हम यहाँ देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीजें होते हैं हमारी बॉडी की, जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा जितने भी इमोशंस कई हद तक, और बाकी पूरा एंडोक्राइन सिस्टम, ये एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस अगेन हमारा एक बहुत तो हम देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पे पिट्यूटरी में दो लोब्स हैं, एक है एंटीरियर लोब यानी आगे वाला लोब, और ये पोस्टीरियर लोब। तो हाइपोथैलेमस जो है वो डायरेक्टली हमारे पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से कनेक्टेड है, यानी कि इसके न्यूरॉन्स जो है डायरेक्टली पिट्यूटरी के
एंटीरियर लोब में जाते हैं और ये कंट्रोल। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही अजीब सा मिश्रण देख रहे हैं कि नर्व्स और हार्मोन का जो डायरेक्ट हम कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी सेक्रीशंस जो होती हैं, जो न्यूरॉन्स द्वारा निकाली जाती हैं और हमारे ब्लड में डायरेक्टली जाती हैं और हमारे हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती हैं, इस तरह के जो स्पेशल केमिकल्स होते हैं उनको हम लोग न्यूरो ह्यूमरल सेक्रीशंस बोलते हैं। न्यूरो मतलब नर्व से रिलेटेड, ह्यूमरल मतलब जो होता है। इसके बाद अगर हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी देखें, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ये हमारे पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। पूरे शरीर के मतलब पूरे शरीर के हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे? ये रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकालता है, यानी ऐसे हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड्स को बोलेंगे कि और हार्मोन्स बनाइए और उनको बोलेंगे कम कीजिए, ये दोनों ही हार्मोन्स पिट्यूटरी निकालता है। ठीक है। अब अगर इसको छोड़ के हम मिड ब्रेन के पीछे पीछे के हिस्से पे देखें, तो हमें अपना एक और महत्वपूर्ण ग्लैंड दिखेगा, वो है हमारा पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड मुख्यतः दो ही हार्मोन निकालता है। एक है मेलेटोनिन, जो कि हमारे सोने उठने, इस सोने के लिए मेनली जरूरी होता है, हमारे पूरे सोने के साइकिल को ही कंट्रोल करता है। दूसरा जो है वो सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन इसलिए क्योंकि वो हमारे मेनली मूड को कंट्रोल करता है और इसके कम होने से हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। इसके अलावा पीनियल के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पीनियल बाकी हमारे ब्रेन के पार्ट्स की तरह सॉफ्ट नहीं होता। इसके ऊपर ज्यादातर लोगों में एक हार्ड लेयर होती है कैल्शियम की, यानी ये कैल्सिफाइड होता है। और वो जो कैल्शियम की लेयर होती है वो ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो एक बहुत ही स्पेशल तरीके की चर्चा करेंगे। जब हम बाद में इनकी एप्लीकेशन देखेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि वो क्रिस्टल्स क्यों अलग हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये पीनियल और पिट्यूटरी का ये जो एक्सिस बनता है हमारी ब्रेन में, यही हमारे आज्ञा चक्र का भी स्थान माना जाता है। तो उस आध्यात्मिक रूप से इसलिए हमारे लिए ये दोनों ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। अब अब ये जो हिस्सा हम अपने ब्रेन का देख रहे हैं, ठीक, हमने देखा कि हमारे हाइपोथैलेमस के ऊपर एक जो ये भाग आया, ये है हमारा थैलेमस। अगर हम सामने से देखें तो हमें ऐसा दिखेगा, ये हमारा थैलेमस है दोनों साइड। थैलेमस जो है ये हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है और ये हमारे ब्रेन में रिले स्टेशन का काम करता है। रिले स्टेशन क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से और जितनी भी जगहों से जो इंफॉर्मेशन आती है वो हमारी मेन ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जाने से पहले थैलेमस डिसाइड करता है कि वो कहाँ जाएंगी और कितनी मात्रा में जाएंगी। इसीलिए इसको रिले स्टेशन बोला जाता है। और इस काम को करने के लिए इसके पास स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं थैलामोकॉर्टिकल न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई मतलब एक जो गुच्छा होता है न्यूरॉन्स का। तो थैलामोकॉर्टिकल न्यूक्लियाई, जैसे कि नाम आपसे ही आपको पता चल रहा है कि थैलामस से लेकर के कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स मतलब हमारा सेरिब्रम, जो हमारे हेमिस्फीयर्स हमने देखे थे, थैलेमस से उसके ऊपर जो कॉर्टेक्स है उसके अलग अलग भाग से जो कनेक्शंस हैं वो थैलामोकॉर्टिकल न्यूक्लियाई के थ्रू होता है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन जो है सही जगह पे पहुंच सके। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे नीचे की ओर, ये जो सी शेप का एरिया है इसको हम बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हमारे लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। लिम्बिक सिस्टम जो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है ना। लिम्बिक सिस्टम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? लिम्बिक सिस्टम के मुख्य भाग जो है, जिसके एक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाइपोथैलेमस, दूसरा है हिप्पोकैम्पस और एक और के बारे में हम देखेंगे जो है अमिगडला। हिप्पोकैम्पस जो है ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, यानी हमने जो अभी देखा सुना वो हमें याद रहेगा और हम है जब हिप्पोकैम्पस सही से अपना काम करे। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जी। अब यहाँ पे जो हम चीजों को देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे के हिस्से में देखते हैं। ये जो हिस्सा है
ये हमने देखा हमारे फोर्थ वेंट्रिकल के ठीक ऊपर ये हिस्सा आ गया, और ये है हमारा सेरिबेलम। सेरिबेलम को जिसको हम मिनी ब्रेन भी बोलते हैं, बैलेंस को, पोस्चर को, और उसके साथ साथ हमारे कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ना हम सीधा बैठ पाएंगे, ना सीधा चल पाएंगे, ना कोई भी हमारी जो रोजमर्रा की प्रक्रिया है वो भी हम नहीं कर पाएंगे। पीछे से अगर हम देखें सेरिबेलम तो कुछ ऐसा दिखता है हमें। ठीक है, चलिए डेला की बात की थी। ये हमारा हिपोकैम्पस है और उसके ठीक आगे अमिगडाला है। ये जो पूरा सी शेप स्ट्रक्चर है ये हमारा लिम्बिक सिस्टम आ रहा है। अमिगडाला हमारे मेनली सारे इंटेंस इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि बहुत ज्यादा जब हमें डर लगता है, या अग्रेशन मतलब कि गुस्सा नहीं, अनकंट्रोल्ड गुस्सा जब आता है, या हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, ये जो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं इनको अमिगडाला कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम के दूसरे पार्ट्स के साथ मिलकर कंट्रोल करता है। और उसके साथ साथ जो मानव शरीर में जो रिप्रोडक्टिव अर्जेस होती हैं वो भी अमिगडाला ही कंट्रोल करता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये एक और एरिया देख सकते हैं जो कि हमारा तीसरा वेंट्रिकल है, यानी लैटरल वेंट्रिकल। हमने थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल देख लिया था। ये है हमारा लैटरल वेंट्रिकल, जो हमारे थैलेमस के ठीक बाहर स्थित है। अगर हम पीछे से देखें तो यह थैलेमस के ठीक ऊपर और बाहर स्थित है। अगर आगे से देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। ये है दोनों लैटरल वेंट्रिकल्स। ये हमारा हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पॉन्स, मेडुला, और ये पीछे का भाग हमारा सेरिबेलम है। और ये जो दो नर्व्स आ रही हैं ये हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं। अब अगर इसको भी हम थोड़ा और साइड में करके देखें तो अब हम अपने ब्रेन के मेन कॉर्टेक्स को यानी सेरिब्रम को देखने लेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर आ रहा है, ये है ब्रेन का वाइट मैटर। और उसके ऊपर जो फिर आ रहा है ये है मैटर। अभी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर है क्या, तो इसके लिए हम लोग को अपने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये जो नर्व सेल है हमारा, यानी कि हमारा जो न्यूरॉन है, उसको अगर हम देखें तो उसके दो मोटे मोटे भाग हम देख सकते हैं। एक जो ये गोलाकार सा है ये है हमारी सेल बॉडी, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस है, बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट सेल के पार्ट्स होते हैं वो इस हिस्से में। वहीं अगर हम देखें तो ये एक लंबा सा हिस्सा है उसी न्यूरॉन का जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये इसका काम है कि जल्दी से जल्दी जो भी इंफॉर्मेशन इस न्यूरॉन के पास है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा सके। और ये काम करने के लिए ये काफी लंबा हिस्सा होता है न्यूरॉन का। और इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है अलग टाइप की, जिसकी वजह से इसको जब हम देखते हैं तो ये एरिया वह हिस्से होते हैं, एक व्हाइट मैटर और उसका बाहरी परत ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर में नर्व सेल के एक्सॉन्स होते हैं सारे, और वहीं ग्रे मैटर में इसकी सेल बॉडी इकट्ठी होती है। ठीक है, चलिए तो अब ये देखने के बाद हम ऑलमोस्ट अपने बेसिक एनाटॉमी के सिस्टम हमारे ब्रेन का जो है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है, यहाँ हम इस चित्र में अगर हम देखें तो ये एक हमारे ब्रेन स्टेम में शुरू होकर एक पूरे चारों ओर फैल गया है, जैसे कि किरणें फैल रही हूँ, वो पूरे ब्रेन की हर एक हिस्से में फैल गया है। और इसीलिए ये जो सिस्टम होता है, ये हमारे इसके बिना हमारी ब्रेन जो है वो प्रॉपरली इसलिए फंक्शन नहीं कर सकती क्योंकि हमारे अलग ब्रेन के अलग अलग जो हिस्से हैं उसकी इंफॉर्मेशन एक साथ मिलकर जो हमें हर अलग अलग जो हिस्सा है ब्रेन का वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को अलग अलग रखेगा, तो हम कभी एक फंक्शनल इंसान हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और इसके साथ साथ अगर हम चक्रों के हिसाब से देखें तो जो हमारा जो सहस्रार चक्र है वो मेनली रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से ही बना है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है, हमारी इंटेलिजेंस कॉन्शियसनेस कह लीजिए, वो पूरी इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के ही ऑलमोस्ट कंट्रोल में, जैसे आप कह लीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं एनाटॉमी से और देखते हैं कि हमारे ब्रेन के और क्या बारे में हम जान सकते हैं। हमने देखा था कि नर्व सेल्स जो हैं ये देते हैं, लेकिन हमारी ब्रेन को बहुत फास्ट काम करना होता है, इसीलिए ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो हमारे नर्व सेल्स एक दूसरे को देते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देते हैं। कुछ जो स्टोर करने वाली इंफॉर्मेशन होती है उसको वो लोग स्पेशल केमिकल्स के थ्रू देते हैं, और उन केमिकल्स को हम लोग बोल देते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जो स्पेशल केमिकल्स इस इंफॉर्मेशन को भेजने के हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो बिजली के माध्यम से अ, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो पूरी बिजली दौड़ती है हर सेल हर न्यूरॉन के थ्रू, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जो जाती है, ये जो बिजली हमारे ब्रेन में दौड़ती है उसको हम लोग एक स्पेशल मशीन के थ्रू कैप्चर करते हैं और उसको ग्राफ का रूप देते हैं। ब्रेन वेव्स को अगर हम देखें यहाँ पे, तो ज्यादातर समय हम बीटा ब्रेन वेव्स में रहते हैं, जो हम यहाँ देख सकते हैं बीटा ब्रेन वेव्स, जो कि ज्यादा बहुत थोड़ी फास्ट हैं और पूरी तरीके से बराबर ऐसा कुछ नहीं है। ये नॉर्मली हम इसी स्टेट में रहते हैं, बीटा स्टेट में, और ये माइल्ड स्ट्रेस का स्टेट होता है। उसके बाद अगर हम उससे थोड़ा रिलैक्स हो जाएं तो हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं। अल्फा स्टेट यूजुअली देखा जाता है जब हम सो के उठते हैं, या फिर हम जस्ट कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिलैक्स्ड हैं, तो हम अल्फा स्टेट में चले जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी ब्रेन वेव्स उससे ज्यादा स्लो है और उससे ज्यादा कोहेरेंट है। कोहेरेंट मतलब कि चेप में है, तो इसीलिए उस समय हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। उसके अगर हम नीचे जाएं तो हम देखते हैं थीटा वेव्स। थीटा वेव्स हम देख सकते हैं उससे भी स्लो वेव्स हैं, यानी हमारी ब्रेन एक्टिविटी अभी और स्लो चल रही है। ये किस समय देखा जाता है? ये देखा जाता है डीप मेडिटेशन के टाइम, जो इंसान बहुत ज्यादा गहरे ध्यान में रहता है उस समय, या फिर इवन नींद में, कभी कभी जब बहुत गहरी नींद में व्यक्ति होता है तब थीटा वेव्स देखी जाती है। वही डेल्टा वेव्स अगर हम लोग देखें तो ये ज्यादातर कभी अडल्ट्स में देखी नहीं जाती, ये बच्चों में देखी जाती हैं जिनको अपने शरीर का भी भान नहीं होता है, कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति डेल्टा स्टेट में रहता है, यानी डेल्टा ब्रेन वेव्स जिसकी होती है या चेतना है, ये ऐसी स्थिति आ जाती है डेल्टा। ठीक है, अब ये जो सबसे ऊपर हम गामा वेव्स देख रहे हैं, इनके ये बहुत ही स्पेशल तरह की वेव्स हैं। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, अब अगर हम देखें तो हमने बेसिक जब फंक्शनिंग जान लिया, तो अब हम जो रिसर्च चल रही है हमारे इन साधनाओं पे, या जो हमारे मेडिटेशन पे, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगी। सबसे पहले जो सबसे पुरानी रिसर्च जो कह लीजिए वो है जप पे, जप और ध्यान पे। तो उन लोगों में देखा गया कि जिन्होंने जप किया, इमीडिएटली उसी दिन उन लोगों में देखा गया सबसे पहले कि उनमें पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ गई। तो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ? सबसे पहले वो लोग उनके सारे जो स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए, रिलैक्स्ड हो गए, ये सारी चीजें सबसे पहले हो। दूसरी चीज जो देखी गई कि जिस दिन से लोगों ने जप करना शुरू किया किसी भी तरीके का, या वेद पाठन जो किया जाता है संस्कृत में, किसी और भाषा में नहीं, संस्कृत में देखा गया, तो उस समय देखा गया कि उनके खून में एक स्पेशल तरह का केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, और ये जो एक ऐसा केमिकल है जो हमारे पास जितने भी दवाइयों वाले पेन किलर्स हैं उन सब से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पेन किलर है ये।
ये जब करने वाले लोगों के खून में भारी मात्रा में देखा गया। इसके बाद ये देखा गया कि वो लोग नॉर्मली उनका जो ईईजी है वो धीरे-धीरे बीटा वेव्स से थीटा वेव्स की तरफ जाने लग गया। जिसका मतलब है कि उनकी ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो गई लेकिन बहुत क्लियर हो गई। वो उनके विचार क्लियर हो जाते हैं और कोई भी वो लोग जल्दी इम्पल्सिव काम नहीं करते, यानी आवेश में आके कोई काम नहीं करते। इसके साथ-साथ ये देखा गया कि जो 2 हमने हेमिस्फीयर्स देखे थे अपनी ब्रेन के, यानी हमारा लेफ्ट और राइट जो हेमिस्फीयर्स हैं, उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो और अच्छा हो जाता है। इसका तो इस वजह से हमारे फंक्शन करने लगती है। अब ये तो हुई एक जनरल, जो लोगों ने अलग-अलग जप और पाठन पे जो रिसर्च किया था। पर कुछ समय पहले एक डॉक्टर ने 2-3 डॉक्टर्स की टीम ने गायत्री मंत्र पे स्पेसिफिकली रिसर्च किया। उन लोगों ने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पाई। जैसे कि ये देखिए, पिक्चर्स थोड़ी क्लियर नहीं है क्योंकि मैंने डायरेक्टली जो डॉक्यूमेंट था उससे पिक्चर्स लिए हैं, अवेलेबल नहीं थी बाहर पिक्चर्स। तो अगर इसमें देखा जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 2 ग्राफ्स हैं ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल दिखा रहे हैं, दोनों हमारे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। तो देखा गया कि जब लोगों ने 108 बार गायत्री मंत्र जप, तो उसके बाद उनके ये जो जितने भी न्यूरोकेमिकल्स थे दोनों ब्रेन के, जो पहले अपने तरीके से जाते थे, वो सब एक साथ आ गए। इस हिस्से में हम देख सकते हैं कि दोनों हेमिस्फीयर के केमिकल्स का लेवल एकदम बराबर हो गया है। और ये बहुत ही चमत्कारी बात है कि इसका मतलब है कि हमारे दोनों ब्रेन के, इसका मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारे जितनी भी ब्रेन का पोटेंशियल है वो सारा यूटिलाइज हो रहा है वहां पे। तो हम ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे काम करने लगते हैं। और ये सिर्फ कुछ दिनों के बाद ही देखा जाने लगा। उसके बाद और ये भी देखा गया कि मंत्र जब गायत्री मंत्र जब छोड़ने के 3 से 4 महीने बाद तक ये इफेक्ट ब्रेन में बना रहा। मतलब ये ऐसा नहीं कि छोड़ते ही तुरंत ये इफेक्ट चला गया, कई महीनों तक ये इफेक्ट ब्रेन में बना रहा। उसके बाद जो हमारे जो गायत्री मंत्र का जब उच्चारण किया गया तो उस उच्चारण से जो पानी पे कंपन हुई, उस कंपन की पिक्चर ली गई जो कुछ इस प्रकार बनी। यहाँ हम देख सकते हैं गोलाकार सी पिक्चर है जिसके बीच में ये सेंट्रल फोकस पॉइंट है। उन डॉक्टर्स ने उसके बाद क्या किया कि एक एक व्यक्ति को मंत्र मंत्र जप करने के लिए कहा और उसकी एमआरआई इमेज ली, जो हम यहाँ लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं। उसके बाद इस एमआरआई के इमेज के ऊपर उन्होंने जो ये इमेज बनी थी उसको डाला और देखा गया कि उस जो वाइब्रेशन पैटर्न बना है उसका जो बीच का हिस्सा है वो ठीक हमारे पीनियल ग्लैंड के ऊपर पड़ रहा है। ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है क्योंकि इसका मतलब ये है कि जितनी भी जो वाइब्रेशंस हो रही हैं उसका सेंट्रल फोकस जो है वो हमारा पीनियल ग्लैंड बन रहा है, या और इस वजह से जो मैक्सिमम कंपन है वो वहीं पे प्रोड्यूस हो रही है। ये जो कंपन थी, इससे देखा गया कि उन लोगों के जो पीनियल ग्लैंड पे हमने बात की थी कि एक हार्ड कैल्शियम की लेयर थी, वो लेयर धीरे धीरे बदलने लगी। और उसके साथ साथ जो कंपन पैदा हुई वो पीनियल ग्लैंड के आसपास के जितने लग गए। इसके अलावा ये देखा गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एक और हम ब्रेन का इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे ये जो कलर्ड एरियाज हैं ये ब्रेन का ब्लड फ्लो बता रहे हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि देखा गया कि जितने भी हिस्से जो हमारे ब्रेन के थे जहाँ पे पहले खून नहीं पहुंचता था ज्यादा मात्रा में, वहां पे भारी मात्रा में खून पहुंचने लग गया। और इसका मतलब ये है कि ब्रेन जिस भी हिस्से में खून पहुंचता है, इसका मतलब है कि हमारे ब्रेन का वो हिस्सा का जब किया उच्चारण किया तो जो हमारे ब्रेन के हिस्से थे जो पहले एक्टिव नहीं थे वहां वो अब धीरे धीरे सारे एक्टिवेट होने लगे। इवन जो ऐसे एरिया जिनको बोला जाता है कि इंसानों में एक्टिव होते ही नहीं है, वो ब्रेन के एरियाज भी धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगे।
अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे गामा वेव्स की। गामा वेव्स ऐसा देखा गया कि जब लोगों ने कुछ महीनों तक गायत्री मंत्र की ये जो ट्रायल था ये 6 महीने जब किया और नियमित रूप से किया और उसका उच्चारण भी किया, तो देखा गया कि उन लोगों में गामा वेव्स की जो ब्रेन एक्टिविटी है वो बढ़ गई और उसके साथ साथ थीटा वेव्स की एक्टिविटी भी बढ़ गई। अब ये क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? गामा वेव्स हम देख सकते हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स है और ये यूजुअली किसी भी इंसान में 1 से 2 सेकंड के लिए ही रहती हैं जब वो बहुत ज्यादा फोकस होता है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। लेकिन इन लोगों में जिन्होंने इतने दिनों तक जप और ध्यान किया उनमें देखा गया कि ये गामा वेव्स उनकी पूरी मेडिटेशन के दौरान रहा और उसके बाद भी कुछ समय तक ब्रेन में ये एक्टिवेटेड रहा। और ये देखा गया कि इन लोगों में कुछ कहा जा सकता है कि अतीन्द्रिय क्षमताओं टाइप की आने लगी। अतीन्द्रिय क्षमताएं मतलब कि जैसे जितना वो पहले सुन सकते थे उससे ज्यादा उन्हें सुनाई देने लगा। जितना उनकी इंटेलिजेंस थी, इंटेलिजेंस भी उनकी बढ़ती देखी गई। सोचने की क्षमता बढ़ गई, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ गई। और इवन जो कई वो लोग एनर्जीज भी जो एक तरीके से कह सकते हैं और को जो कह सकते हैं वो देखा जाने लगा कि ये लोग ज्यादा देखे जा रहे थे। और गामा वेव के साथ थीटा वेव्स का होने का मतलब है कि वो इंसान पूरी तरह से अलर्ट है लेकिन उसी टाइम पे वो रिलैक्स्ड भी है, क्योंकि थीटा वेव्स में हम बहुत ही रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ये मेनली हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन रहता है। तो हम मतलब कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरी तरीके से फुल कैपेसिटी पे करते हैं लेकिन हम उसी समय पे पूरी तरीके से रिलैक्स्ड भी रहते हैं। और ये एक्टिविटीज कहाँ देखी गई? अब अगर हम देखें तो लोब्स जो होते हैं हमारे ब्रेन के, जैसे कि ये जो आगे वाला है हमारा, 4 लोब्स होते हैं हमारे सेरिब्रम के। फ्रंटल लोब, उसके बाद हमारा पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो ये जो एक्टिविटी है ये मेनली प्री फ्रंटल लोब में देखी गई। प्री फ्रंटल मतलब ये जो फ्रंटल लोब का सबसे आगे वाला हिस्सा है उसमें, और ऑक्सीपिटल लोब में सबसे ज्यादा गामा और थीटा वेव्स की एक्टिविटी यहाँ देखी गई। ऑक्सीपिटल लोब हमारे देखने की क्षमता से रिलेटेड होता है और फ्रंटल लोब जो है हमारा इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, समझना, ये सारी चीजों से रिलेटेड होता है। वही टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब जो है, टेम्पोरल लोब हमारे सुनने और समझने की प्रक्रिया, समझना और अपने आप को अभिव्यक्त करने की कैपेसिटी से रिलेटेड होता है। और पैराइटल लोब जो है वो हमारा सांसारिक विषयों को समझने की बेसिकली जो हमारी शक्ति होती है उससे रिलेटेड होता है। तो इस रिसर्च में देखा गया कि हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है और ऑक्सीपिटल, चलिए अब इतना तो हमने देख लिया। तो ये सिर्फ जप ध्यान इसी में देखा गया। अब इसके बाद अगर हम देखें और बढ़े आगे, अब प्राणायाम और बंध की ओर, तो हम क्या देखते हैं? इस समय ये देखा प्राणायाम और बंध में ये जो रिसर्च की गई वो ये देखा गया कि जब बंध बंध लगाते हैं, सबसे पहले बंध जो हम लगाते हैं उसके 2 जगह मेन इफेक्ट्स देखे गए। पहला हमारे ब्रेन पे और दूसरा हमारे शरीर पे। जो इफेक्ट हमारे ब्रेन पे देखे गए वो ये थे कि जब हम बंध लगाते हैं और अपने सांस को रोककर सारी मसल्स को जो हम एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड में जो सीएसएफ दौड़ रहा है उस पर प्रेशर बनता है, ये तरफ जाना शुरू करता है। जब वो सीएसएफ हमारे ब्रेन की तरफ जाता है तो उसके जो डायरेक्ट प्रेशर बनता है वो हमारे पीनियल ग्लैंड पे बनता है। अब हमने पहले जो क्रिस्टल्स के बारे में बात की थी पीनियल ग्लैंड की, वो बहुत स्पेशल तरीके के क्रिस्टल्स होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन क्रिस्टल्स पे जब इस सीएसएफ का प्रेशर बनता है बंद के तरह समय, तो वो एक्टिवेट होते हैं और एक उस प्रेशर के दौरान वो एक छोटी छोटी बर्स्ट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, यानी छोटी छोटी मात्रा में स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं।
ये जो स्पार्क होती है, ये पहले तो उसके ऊपर की जो कैल्शियम की परत है उसको उतारना शुरू करती है। अब दूसरी चीज, ये स्पार्क हमारे पूरे ब्रेन के जितने न्यूरॉन्स हैं उसके जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको बदलने लगती है। यानी हम इस बंद के थ्रू अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के एक्टिविटी को पूरी तरीके से बदलते हैं। दूसरी बात, जब अगर हम बंद का जो इफेक्ट है हमारे शरीर पे अगर उसको देखना चाहें, तो उसमें देखने को मिलता है कि जब हम बाह्य कुंभक करते हैं, यानी सांस निकाल करके जब हम करते हैं, तो देखा गया कि पहले तो हमारे सांस बाहर निकाल देने की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा। ये दोनों ही जो परिस्थितियां हैं, ये इसमें कोई भी बीमार सेल या कोई भी कमजोर सेल सरवाइव नहीं करेगा। तो सबसे पहले वो सारे सेल्स हटने लगते हैं और इसमें कैंसर सेल्स भी सरवाइव नहीं करते। क्यों? क्योंकि कैंसर सेल्स को बहुत भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है। इस ऑक्सीजन की कम वाली जो स्थिति होती है, इसमें बीमारी वाले और जितने कैंसर सेल्स हैं वो मरने लगते हैं। उसके साथ साथ ये देखा गया कि जो हमारे अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, वो वैक्यूम जो है फिजिकली भी हमारे जितनी अंदर की जो खराब परत है या जो सेल्स हैं उनको उतारने लगती है। इनफैक्ट हम लोग सर्जरी में जो घाव नहीं ठीक, वैक्यूम ड्रेसिंग इसी प्रिंसिपल को लेकर की कमी की वजह और इन सारे जो कंडीशंस हैं, क्योंकि हमने कुछ ही समय के लिए रखी है, तो इससे क्या होता है कि हमारे सेल्स जो है उनको ये स्ट्रेस सहने की आदत बनती है और जो हमारे हेल्दी सेल्स हैं वो और ज्यादा हेल्दी होते जाते हैं। इसके साथ साथ जो ब्लड सप्लाई है हमारे टिश्यूज में वो बढ़ती है, ताकि जब भी हमें ऑक्सीजन मिले वो तुरंत उस तक पहुंचा सके। तो ये सारे फायदे हमारे शरीर में देखे जाते हैं। इसके बाद अगर हम अंतःकुंभक की बात करें, उस समय जो हम भारी मात्रा में सांस लेके अंदर रोकते हैं और पूरा जो हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन अंदर बना के रखते हैं, उससे मेनली हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और हमें उसके लाभ मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे बंध और बंध की, अगर हम प्राणायाम बंध की जो देखें तो सीएन हमारे ब्रेन और बॉडी पे क्या असर पड़ता है। अब इसके बाद एक और जो आखिरी चीज के बारे में बात करना चाहूंगी वो है हमारे विचार कैसे हमारे हॉर्मोन, इसको अगर समझना है हमें, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे हर सेल में, हमारे बॉडी का हर सेल जो एटम्स से बना है, उस हर एटम में एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल चार्ज है। जैसे हम जानते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट सब एटॉमिक लेवल पे रहता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है जहां भी होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो ये दोनों हमें हर एटम में मिलते हैं और हर सेल में मिलते हैं। यानी हमारे हर सेल में अपना एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी या जैव जैव विद्युत और बायोमैग्नेटिज्म यानी कि जैव चुंबकत्व, ये दोनों हम बोल सकते हैं। अब जब हमारा पूरा शरीर ही सेल्स से बना है, यानी हमारे हर एक सेल में ऐसे फील्ड्स हैं इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक, जो चारों ओर एक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसको हम ऑरा का भी नाम दे देते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सबसे ज्यादा जो होता है ये हमारे ब्रेन में होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे, जैसा कि हमने देखा था कि हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक्स के उस रूप में बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी वही है। अब क्या होता है कि जब हम करते समय विचार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उससे हमारी धारणा होती है, विचार चलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारे ये जो विचार है ये इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करने लगते हैं। तो यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे अपने जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बदल रहे हैं इलेक्ट्रिकल रूप में। ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन की बदलती है हमारे विचारों की वजह से, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। और ये
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे ब्रेन का, हमारे विचारों के, और या फिर जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन चीजों के माध्यम से अगर बदलने लगता है, तो कुछ समय बाद ये हमारे हाइपोथैलेमस पे असर डालने लगता है। और हमने देखा कि हाइपोथैलेमस हमारा सुपर मास्टर ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस फिर क्या करता है कि जो है उसके हिसाब से हमारे पिट्यूटरी, हमारे पूरे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, वही हमारे विचारों और हमारे जो सोच है उसके हिसाब से, उसी के अनुकूल पूरे पूरे secretions को बदल देता है। ये हम सीधे देख सकते हैं कि अगर आपको बहुत जल्दी इसका असर देखना है, तो जब हम डरते हैं, तो जैसे ही हम डर का कोई भी ख्याल मन में आता है, तुरंत हमारी धड़कन बढ़ जाती है, हमें लगता है कि हमारी सांस, सारा क्या है, ये सब हॉर्मोन्स के थ्रू हुआ। कैसे हुआ? हमारे ब्रेन में जो हमने सोचा, उसके वजह से हमारे हार्मोन, हमारे ग्लैंड्स को लगा कि भाई इसको ऐसे रिएक्ट कर देते हैं हमारे सोच के हिसाब से। तो आज मैंने समय थोड़ा ज्यादा ही ले लिया, यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगी। जो यह है भैया, आप इसको ले लीजिए। जी बहुत सुंदर दीदी। समय तो बहुत कम था, और आपने इसमें जी बहुत कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बताया दी। तो इसमें हम लोग अभी ये कर सकते हैं, हम लोग अभी सीधे क्वेश्चन आंसर में आ जाएं। तो नितिन भैया का हैंड रेज है, जी तो इसको स्टॉप शेयर करके दीदी आप इसमें स्क्रीन पे आ सकते हैं जी। जी जी। स्टॉप शेयर, हाँ, मन से। जी जी जी, तो अभी प्रश्न उत्तर हम लोग ले लेते हैं, नितिन भैया जी। जी। जी भैया प्रणाम। दीदी प्रणाम। जी, कैसा ना। जी आपने बहुत गहराई से इसे बताया। तो दीदी जैसे अभी आपने एक जो है इसमें कैंसर पेशेंट का आपने एक एग्जाम्पल लेकर के बताया था आपने। तो जो जी कैंसर जी पेशेंट के हमारे प्राणायाम में अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक का सीक्वेंस क्या होना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि बाह्य कुंभक में जो है कैंसर सेल हमारे जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और परंतु फिर जब हम अंतः कुंभक लगा रहे हैं तो जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो क्या वो कैंसर के सेल को बढ़ाएगी नहीं वहां पर उस परिस्थिति में? इसके बारे में थोड़ा सा दीदी बताइए। नहीं 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 भैया, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि कैंसर सेल्स हमारे इसलिए उनको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि कैंसर सेल्स हमेशा बढ़ते रहते हैं, इनके ऊपर कोई रोक नहीं होती, जितना होगा उतने बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको भारी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होता है ना। लेकिन कैसे हमारे बच्चे बहुत ससेप्टेबल होते हैं कि कोई भी परेशानी हुई तो तुरंत उनको कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चे बहुत इस कमजोर होते हैं, उसी तरीके से इनको बच्चा कैंसर सेल्स उससे बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाते हैं। और स्पेशली ऑक्सीजन और खाना जो हम ग्लूकोज देते हैं, दोनों के मामले में। तो जब हम बाह्य कुंभक कर रहे हैं, तो हमने जाना कि कैसे वो मदद कर रहा है, लेकिन उसी में इतना डैमेज हो जाता है वो सेल्स, अगर हम उसको सही तरीके से रेगुलरली कर रहे हैं, कि अंतः कुंभक से वो डायरेक्टली उसमें बढ़ोतरी नहीं होगी, वो डैमेज हो गया, अब वो दोबारा से तुरंत ठीक नहीं हो सकता। ऐसा अंतः कुंभक करने से ऐसा नहीं है कि उससे आपको कैंसर सेल्स बढ़ जाएंगे, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। जी तो दीदी क्या इसका सीक्वेंस ऐसा हो सकता है कि पहले अगर बाह्य कुंभक में अधिक रह करके उन्हें अधिक अधिक से अधिक डैमेज किया जाए, और उसके बाद फिर अंतः कुंभक में जब वो डैमेज हो गए हैं तो अब हमारे हेल्दी सेल अधिक हैं, तो हेल्दी हेल्दी सेल जो है अंतः कुंभक से और अधिक मात्रा में बढ़ेंगे और वो कैंसर सेल को धीरे धीरे जी ओवरटेक कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई ओवरटेक नहीं होता है। देखिए, हमारे हेल्दी सेल्स कभी कैंसर सेल्स को ओवरटेक नहीं करते हैं, क्योंकि हेल्दी सेल्स का एक बाउंड्री होता है, वो उतने में ही ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है। इसका पर्पस ये है कि आप जो बाह्य कुंभक कर रहे हैं, तो उसका पर्पस सिर्फ इतना है कि जितने डैमेज्ड सेल्स हैं और जितने कैंसर वाले सेल्स हैं, उनको जितना हो सके स्ट्रेस दिया जाए। वो जो स्ट्रेस होता है, वही उसको उस डैमेज करता जाता है और खत्म करता है। जरूर, और अकेले ये कुंभक ही काफी नहीं है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ये सिर्फ मैं ये बोल रही हूँ कि एक इंसान जो नॉर्मल है,
यानी कि जो स्वस्थ इंसान है अगर ये करता रहे तो उसमें कभी कैंसर की संभावना बहुत कम हो जाती है। या फिर जो अगर कैंसर जिसको है वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसमें ये ऐड ऑन कर सकता है, लेकिन अकेले कुंभक खत्म नहीं कर सकता है कैंसर को, क्योंकि वो बहुत फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं इस प्रक्रिया के थ्रू, कि जो सेल्स बन चुके हैं उनको हम बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बस इतना ही हमारा पर्पस है ना। और जहां तक बात रही कि इसके सीक्वेंस की, ऐसा सीक्वेंस नहीं, आप जैसे नॉर्मल जो आप जो क्रियायोग में जो करते हैं उसी सीक्वेंस में कीजिए, ऐसा सीक्वेंस का इस पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे दीदी सीक्वेंस में हम प्राणायाम में हम जो है हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले तो हम अपनी जो टॉक्सिन्स हम्म, को हटाते हैं, उसके बाद फिर प्राण ऊर्जा से उसको भरते हैं उसको। तो जो जैसे कि अब जी कैंसर सेल जी जी हमारे जी टॉक्सिन हो गए, और फिर प्राण ऊर्जा से भरना वो जो है वो हमारे लिए अंत्य कुंभक में होगा। तो कुछ मतलब इसी से मैं जी। कोशिश करना चाह रहा था थोड़ा मैं इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल। ये जो आप प्रक्रिया बता रहे हैं आप, वो एकदम सही है, वैसे ही सही है। क्योंकि इस पे जो रिसर्च हुई उन लोगों ने कोई ऑर्डर नहीं देखा कि पहले ये या पहले वो, उन्होंने सिर्फ दोनों को अलग अलग करके असर देखा कि क्या हो रहा है ना। तो उसमें कोई ऑर्डर उन लोगों ने चेक नहीं किया। हम्म। जी जी ठीक है। तो थोड़ा बहुत यही इसमें निकल के आ रहा है कि पर्सन टू पर्सन ये डिपेंड जी करता है कि जी। पहले वो किसको अधिक करे किसको कम करे, इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं पेशेंट का ना। जी। क्या क्या जी श्योर है कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, अगर उस व्यक्ति वो व्यक्ति अगर ये चीजें करता है तो 100% उसमें मतलब क्या कुछ ऐसा कैंसर जैसी कोई बीमारी होने की संभावना ऑलमोस्ट मतलब काफी बहुत कम हो जाती है ना। हम्म। जिनको है वो अलग केस हो जाता है, वो टोटली डिफरेंट तरीके से उसको डील करना पड़ेगा। जी ठीक है दीदी, धन्यवाद जी दीदी जी भैया। जी जी, इसमें चैट में कुछ प्रश्न है, मैं इसको पढ़ता हूँ। तो इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है कि दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, क्या लोगों के आहार बदलने से मस्तिष्क में परिवर्तन पाया गया है? कृपया स्पष्ट करें। जी, आहार बदलने से बिल्कुल परिवर्तन पाया जाता है हमारे ब्रेन एक्टिविटी में और हर चीज में। क्योंकि सबसे पहले अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का एग्जांपल अगर हम लोग ले लें सर, एक जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर, तो जो लोग मांसाहार लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि जब उस जानवर को मारा जाता है तो उसमें उस समय वो जो डर और जो दर्द महसूस करता है, तो उसकी बॉडी जैसे हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक उसी प्रकार उसकी बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं। ये सारे जो इमोशंस से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स और टॉक्सिन्स उसकी बॉडी में प्रोड्यूस होंगे, जब हम खाते हैं तो वो ठीक चीजें हमारे अंदर आती हैं और वही इफेक्ट हमारे ब्रेन में भी पैदा करती हैं। तो आ, वैसा ही मतलब डर, असंतोष, ये जो अशांति, ये सारी चीजें जो है हमारे अंदर बढ़ने लगती हैं। ये अगर हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में देखें। अगर हम वेजिटेरियन में ही देखें और अगर हम साधना के पथ पर चल रहे हैं स्पेशली, तो अगर हम चीजें देखें जैसे कि प्याज, लहसुन, या मसाले ज्यादा तीखा, अगर इन चीजों को अगर हम देखना शुरू करें, तो ये चीजें क्या करती हैं कि इनको न्यूरोस्टिमुलेंट्स बोला जाता है। न्यूरोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इन खानों में जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। और अगर किसी भी चीज को ज्यादा स्टिमुलेट किया जाएगा या ज्यादा छेड़ा जाएगा, तो वो उसमें अशांति का वातावरण पैदा हो जाता है। तो उसी तरीके से ये चीजें भी हमारे जो शांत चित्त जो हमें जिसकी तरफ चलना है उससे दूर करती हैं हमको। चार्ज लगा, हाँ, उससे हमें दूर करती हैं, क्योंकि अशांति की तरफ हमें वो ले जाने लगती हैं। तो इवन अगर हम देखेंगे कि अगर आपकी आदत है कम मसाले खाने की, या
प्याज लहसुन नहीं खाने की, अगर आप ध्यान देंगे तो इससे बाहर की चीजें, तो आपका ध्यान करने में मुश्किल होगी, मेडिटेशन में मुश्किल होगी। इवन मैंने खुद अपने में ऐसे देखा है कि अगर मैं बाहर का खाना खाती हूँ या ऐसे चीजों को जब मैं लेती हूँ, तो उस कुछ समय के लिए मुझे मेडिटेशन के गहरे परत में जाने के लिए बहुत समय लग जाता है, इस पे प्रभाव डालता है। क्या जी जी दी जी। इसमें जी और प्रश्न है। एंथोनी जी भांजा जी का प्रश्न है। दी प्रणाम। तो मानसिक जप से ये वाइब्रेशन होता है या फिर वाचिक से होता है? दोनों से होता है, लेकिन दोनों जो है हमारे ब्रेन के अलग पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है। अगर हम बोल के करते हैं तो उसमें हमारे बोलने और सुनने वाले जो एरियाज हैं ब्रेन के, वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और वाइब्रेशंस थोड़ी ज्यादा मात्रा में होंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन मानसिक रूप से भी जब हम करते हैं और अगर उसमें पूरा ध्यान लगा के करते हैं, तो मेनली हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स और जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, वो दोनों एक्टिवेट होता है। तो जरूर अगर हम मानसिक करें चाहे बोल के करें, दोनों ही जब में जो इफेक्ट दिखना है वो जरूर दिखेगा, और वाइब्रेशंस भी होंगी, चेंजेस वही होंगे। जी दी। इसमें लेकिन एक मानसिक और। जब में ये है कि हमें कॉन्सेंट्रेट, अगर हम बोल के कर। जी हाँ भैया। नहीं नहीं दी, प्लीज कंटिन्यू। हेलो। हाँ, तो ये अंतर पड़ जाता है कि अगर हम उच्चारण जो बोल कुछ कर रहे हैं तो हमें उतना ज्यादातर हमें असर इसलिए लेट दिखता है क्योंकि हम लंबे समय तक फोकस नहीं रह पाते। अगर हम उतना ही फोकस और वैसे ही भावनाओं के साथ मानसिक जब भी करें तो हमें असर उतनी ही जल्दी दिखेगा। जी भैया। जी जी दीदी। तो जी इसमें भैया। एक प्रश्न है। कुंभक प्राणायाम करने से पैरालिसिस दिस अटैच है। पैरालिसिस अटैक हो सकता है। इनका कुछ क्लियर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपसे निवेदन है, नहीं ये नहीं, सैमसंग। पैरालिसिस पैरालिसिस नहीं हो सकता। हाँ नहीं, अगर वो पैरालिसिस जी हो सकता है, पैरालिसिस अटैक के बारे में बात कर रही है ना? जी तो अगर पैरालिसिस अटैक के बारे में बात हो रही है तो वो सिर्फ उसी लोगों में पॉसिबल है जिनको बहुत हाई बीपी हो। तो अगर हाई बीपी वाले लोग आ, ये कुंभक करेंगे तो हो सकता है कि उनका बीपी बहुत ज्यादा शूट अप कर जाए, तो उस वजह से स्ट्रोक हो सकता है जो पैरालिसिस के रूप में दिखता है ना? तो जाहिर सी बात है, बंद हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए, उनको कंट्रोल मात्रा में करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, है ना? वही एक सिचुएशन है जब हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल लोगों में कभी पैरालिसिस वगैरह कुछ नहीं हो सकता। और उन लोगों में भी तभी होगा जब अगर मतलब बहुत एक अपनी सीमा के बाहर वो लोग प्रयास कर रहे हैं बंद वगैरह करने का या कुंभक करने का, तब प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाता है। जी दी। इसमें जी हाँ, भैया। जयशंकर मिश्रा जी। हाँ, प्रणाम दीदी। दीदी बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया इसको। ये विषय वास्तव प्रणाम में भैया। बड़ा क्लिष्ट था और बहुत हम लोगों को बड़ा सुग्राह ढंग से आपने बताया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। दीदी एक प्रश्न आता है जी कि भैया। जैसे हम लोग जो है। हेलो। जी हेलो। भैया जी। हाँ, ये हेलो। कह रहे थे जैसे भैया दीदी ये आज्ञा चक्र पे हम लोग ध्यान करते हैं, तो इसका जो है इसको किस रूप में दीदी इसका उपयोग करके हम और गहरे रूप में ध्यान में उतर सकते हैं, इसको थोड़ा सा व्यवहारिक ढंग से दीदी समझाएं। भैया आप प्रश्न सुनाई नहीं दिया, वो बीच में आवाज कट गई। दीदी आज्ञा चक्र पे जब हम लोग ध्यान करते हैं, जैसे भ्रिकुटी पे ध्यान करते हैं दीदी, मेरी आवाज जी जा रही है? जी जी तो जी 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 जी। भैया आ रही है। हाँ, तो उसमें इसका उपयोग करके कैसे हम और गहरे रूप से दीदी ध्यान में उतर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें। भैया ये तो बाबूजी सबसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बाबूजी इसके बारे में उनसे बेहतर कौन बताएगा ये बात। जी बिल्कुल, ये बाबूजी से प्रश्न ही पूछिए। ठीक है दीदी।
और एक चीज और है जी दीदी, जी जी एक प्रश्न, मेरा एक प्रश्न और है दीदी कि जैसे आपने जी। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कहा, एग्जैक्ट इसकी सिचुएशन दीदी जी कहाँ पे है? अब भैया आवाज कट गई थी फिर बीच में आपकी। नहीं, मैं कह रहा था दीदी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड की एग्जैक्ट सिचुएशन कहाँ पे है दीदी, कि हमारे ध्यान में उसकी पिट्यूटरी बड़ी उपयोग। ग्लैंड की हाँ जी 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 पिट्यूटरी ग्लैंड की एग्जैक्ट सिचुएशन अगर आप देखें तो आपका जो दोनों आंख के जो बीच का हिस्सा है ना, यहाँ जी जी। इसके थोड़ा हाँ पीछे की ओर, अगर आप चाहें तो मैं आपको 3D में दिखा सकती हूँ, अगर आप चाहें तो देखना है। जी 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 जी। हाँ दीदी। देखिए आपका ये जो हिस्सा है ना, ये जी। यहाँ ठीक इनके बीचों बीच अगर थोड़ा पीछे की ओर जाएंगे, वहीं पे जी। पिट्यूटरी क्या उसकी ग्लैंड है। सिचुएशन देखिए मैं दीदी, आपको दिखाती हूँ एक बार, शेयर जैसे स्क्रीन कर। कान का जो पोर्शन है दीदी। जी रुकिए, मैं आपको दोनों आंखों के बीचों बीच वो दिखाती हूँ, रुकिए जी। मैं शेयर करती हूँ जूम में, शेयर स्क्रीन है जी, शेयर हाँ। तो अगर हम यहाँ देखें इस जगह पे, ठीक है, ये हमारे सामने से देख रहे हैं ना, ये आपको आपकी आंखें दिख रही हैं दोनों जी हाँ हाँ जी दीदी। भैया। हाँ हाँ दिख हाँ रही है ये दीदी। दोनों आंखें है ना, तो उसके हाँ बीच में आप थोड़ा ऊपर, ये बीच में जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये ब्लू कलर में, जी ये जी जी। हाँ हाँ ये यही पिट्यूटरी है। इसके दोनों साइड पे आपके कान पड़ेंगे, कान थोड़ा पीछे पड़ेंगे, है जी ना, जी। हाँ ये हाँ हाँ थोड़ा आगे की ओर है, दोनों आंखों के बीच में और कानों के दोनों के थोड़ा आगे, है ना। अच्छा, यहाँ ठीक, इधर कान आपके इधर होते हैं, ठीक यहाँ पड़ेगा, है ना। तो इसके मध्य में आपको देखना है यहाँ, अगर आप देखना चाहते हैं जी तो यहाँ से ठीक आप इसके आपकी आंखें हैं, इसके जी बीच से जी। यहाँ से लीजिए और पीछे की ओर दो, एक या दो उंगली पीछे की ओर अगर देखेंगे तो वहीं आपका पिट्यूटरी है। ठीक है ठीक दीदी, है भैया समझ गए। जी थैंक यू जी। 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 सुशील कुमार जी। जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हेलो डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम भैया। डॉक्टर साहब एक तो प्रणाम भैया, आवाज आ रही है जी। जी आपका सबसे बड़ा फेलियर एक ये रहा कि पता नहीं क्या सिस्टम में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, एकदम ब्रेक होती थी, हर 30 सेकंड में ब्रेक हो रही थी, हर 5 सेकंड के लिए, तो बहुत सी बातें क्लियर नहीं हो अरे पाई भैया हैं। वो दरअसल यहाँ पे पूरा आंधी तूफान आया हुआ है, तो इस अच्छा, वजह से नेटवर्क कुछ है ही नहीं, इस वजह बार बार इसीलिए आवाज ब्रेक हो रही है। तो नहीं, अमन जी से निवेदन रहेगा कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास को कभी फिर किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत सी बातें क्लियर नहीं हो पाई हैं। तो मेरा क्वेश्चन दो है डॉक्टर साहब आपसे। एक जी तो मेरा भैया क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, आपने बताया कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कमांड कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भैया, इसीलिए इसको ऑटोनॉमिक बोला जाता है कि उसको डायरेक्ट कमांड कुछ कोई नहीं कर रहा है। डायरेक्ट कमांड जो ऑटोनॉमिक इसीलिए बोला जाता है कि वो स्वचालित है, वो जो जैसे कि हम ज्यादातर अपनी चीजों को सोच के कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अगर मुझे अपना हाथ हिलाना है तो मैं सोच सकती हूँ कि मुझे हाथ हिलाना है और मैं हिला सकती हूँ हाथ, है ना। लेकिन मैं जो चीजें जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है उसे हम सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि अब अगर मुझे खाना पचाना है मेरे पेट को, तो मैं सोच नहीं सकती कि मेरा खाना पच जाना चाहिए, या मैं ये नहीं सोच सकती कि मेरा हार्ट रेट बढ़ जाए तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस पे मेनली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपना अपने कंट्रोल में होता है, सिर्फ जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, जैसे कि हम किसी खतरे में हैं या ऐसी कोई सिचुएशन होती है, या हम बहुत ज्यादा आवेश में ऐसी ऐसी कोई परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में हमारे हॉर्मोन्स जो है, हाइपोथैलेमस हमारे हॉर्मोन्स के थ्रू इस पे प्रभाव डाल सकता है। तो फिर लगभग सभी ये इस जी बात से सहमत है, साधक के साधना से इस पे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, तो इट इज पॉसिबल और नॉट? जी बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बात की ना जी, प्राणायाम जब आप करते हैं, प्राणायाम या बंद मुद्राएं जब करते हैं आप, तो सबसे पहले जो एक बहुत डिबेट करते हैं, आप जब ध्यान करते हैं तो आप अपने सिंपैथेटिक सिस्टम को शांत करके पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करते हैं। ये सबसे पहला उसका फायदा है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप ही नितिन भैया ने आपसे कैंसर के बारे में बात की थी, तो मैं जी थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। जैसे मेडिकल साइंस में हम पढ़ते रहते हैं, तो 1974 में एल्बर्ट क्लाउड, जो बेल्जियम के साइंटिस्ट थे, उनको शेयरिंग में शायद नोबेल भी जी। मिल चुका है। उन्होंने लाइसोसोम की एक अच्छा। खोज की है, और जी उस लाइसोसोम को उन्होंने ये बताया कि कंप्लीट रिसाइकिल कंपाउंड है, और ये 50 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम लिए हुए है अपने आप में। तो ये भी डेड सेल्स जी को खा जी जाता है। मतलब मैं आपको वहां जी ये मतलब ये इंडिकेट करना है। दूसरे 2016 में डॉक्टर योशिनोरू ओसुमी, वो तो अभी जिंदा भी हैं, उनको जी भी नोबेल मिला है, वो ऑटोफेगी के जी बारे में। तो ये जी ऑटोफेगी जो है, बिल्कुल टोक्यो इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वो आज भी। तो जी ऑटोफेगी जो है वो बिल्कुल वो है जो हमारे ऋषि करें 95%, वो भी उसी उसी बात को करें। तो क्या ये ऑटोफेगी हम्म। जो है, और ये जो हमारा ये जो एल्बर्ट क्लाउड की जो बात थी, वो दोनों लगभग एक सी लगती है, क्या ये सच है? नहीं, दोनों सच दोनों है, पर दोनों सेम नहीं है। देखिए, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम आप एक तरीके से कह सकते हैं हमारे सेल के सुसाइड बैग कहा जाता है उनको। वो अलग एक बहुत ही बहुत ही ये तब रिलीज होता है जैसे कि कोई सेल एकदम डैमेज हो चुका है, मरने की कगार पे आ गया है, तो अब उस सेल को खत्म करने के लिए लाइसोसोम जो वो अब सेल अपने ही लाइसोसोम्स को रिलीज कर देता है, तो वो एंजाइम्स उसको पचा देते हैं। लेकिन ये बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से किया जाता है हमारे शरीर के द्वारा, क्योंकि अगर वो एंजाइम्स दूसरे सेल तक पहुंच गए तो उस सेल हेल्दी सेल को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सेल सिर्फ अपने आप को खत्म करने के लिए यूज करता है। और जहां तक रही ऑटोफेजी की बात, ऑटोफेजी जो है पहली बात, हमारे लाइसोसोम के द्वारा जो सेल डेथ होती है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है हमारे शरीर की। ऑटोफेजी जो है ये बहुत स्पेशल कंडीशंस में हमारे बॉडी में स्टिमुलेट होती है। अगर आप देखें, बिल्कुल सही है वो बात, लेकिन ऑटोफेजी बहुत पहली बात कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ये कोई भी एडिशनल खाना नहीं डाला जाता, मिनिमम 16 घंटे तक, अराउंड 16-17 घंटों तक, तब जाके ऑटोफेजी स्टिमुलेट होती है, स्टार्ट होती है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि ये बहुत सारे लेवल्स पे होती है, जैसे कि एक ऑटोफेजी हो सकती है कि आपके सेल के अंदर जो कचरा भरा है उसको निकाल के हटा दिया जाए, लेकिन सेल जिंदा है फिर भी, है ना, खत्म कर दिया जाए, और बाकी सेल फिर भी जिंदा है, और कई एक्सट्रीम सिचुएशन में पूरे सेल को ही खत्म कर देता है खुद। तो ये दोनों अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं और अलग अलग कंडीशन में काम करते हैं। एक हमारी बॉडी खुद कंट्रोल करती है सिर्फ बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, ऑटोफेजी हमारे हेल्थ के लिए होता है। हाँ, लेकिन कैंसर के कंट्रोल करने में या उसको प्रिवेंट करने में जरूर ऑटोफेजी का देखो, अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है किसी का, तो उन लोगों में इसमें फायदा, इसको करने से फायदा देखा गया है। उसके साथ साथ जिनको नहीं है कैंसर, उनको रोकने में भी बिल्कुल फायदा देखा गया है। तो ये जो हम जल उपवास यदि एक दिन का करते हैं, तो वो ऑटोफेजी एक्टिवेट हो जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोफेजी के साथ साथ आपके और बहुत सारे हेल्दी हॉर्मोन्स भी रिलीज होने लगे, आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन की मात्रा ड्रॉप हो जाएगी, आपका फैट बर्निंग अच्छे से होगा, जिस वजह से आपके कीटोन बॉडी प्रोड्यूस होंगे। कीटोन्स आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप 24 घंटे का जल उपवास करते हैं तो जरूर आपको काफी फायदे मिलेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि 24 घंटे का जल उपवास खोलते समय आपको डायरेक्टली कोई हैवी खाना नहीं खाना है, कुछ हल्का सा सूप टाइप या कुछ ऐसा जूस टाइप का लेकर के फिर धीरे धीरे पूरा खाना खाना है, नहीं तो आपके पेट को डैमेज हो सकता है, आंतों को डैमेज हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, जी। धन्यवाद, प्रणाम डॉक्टर साहब। भैया। अभी 2 मिनट का समय है, 2 हैंड रेज हैं।
जी दीदी जी फटाफट बहुत हम अच्छा। लोग जो है इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। जी, जी जय हाँ, गुरुदेव। बेनीता अ, दीदी। जी प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। दीदी ये पूछना जी। था कि जो हम लोग महाबंध लगाते हैं तो उससे हमारे बीपी कंट्रोल हो सकते हैं, थायराइड कंट्रोल हो सकते हैं, तो क्या जालंधर बंध से हमारा थायराइड और बीपी के लिए उद्यान बंध है, या फिर तीनों महाबंध लगा सकते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए? दीदी मैं इस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ज्यादा इस पे एक्सपीरियंस नहीं है और मेरी मेडिकल नॉलेज भी मुझे इस पे नहीं है। तो बंद के बारे में, मैं स्पेसिफिक बंद के बारे में मैं एकदम से नहीं कमेंट करना चाहूंगी, क्योंकि स्पेशली अगर किसी को बीपी वगैरह है तो, है जी ना। जी जी। तो बहुत बहुत। इजी ये, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है और मैं बिल्कुल गलत एडवाइस नहीं देना चाहूंगी किसी को। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी, दीदी। बाबूजी से बिल्कुल बहुत ये सुंदर। प्रश्न पूछे, वो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। जी जी जी, बहुत धन्यवाद। राजेश भैया। बहुत जी सुंदर। जी जी प्रणाम दीदी। एक तो ये जी ऑटोफेजी वर्ड है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि ये मेडिकल टर्म जी। में आप लोग समझ रहे हैं बट हम लोग कैसे समझे जो साधक है। ओ, दूसरा, जब जी हम जी जी। उपवास करते हैं तो उपवास में हम्म, हम लोग किस प्रकार से ये जो सेल्स हैं और कितने घंटे का उपवास करने के बाद ये सिस्टम से एक्टिवेट होती हैं, जो ऑटोफेजी टाइप की, या जो हम्म, मरने लगते हैं जो डेड जी। सेल्स हैं, किस प्रकार के सेल्स? ये जो सेल्स हैं किस भैया प्रकार लास्ट पार्ट में कितने। सुन नहीं पाई। ओके, तो जब हम उपवास जी करते हैं तो कितने जी घंटे का उपवास करने के बाद ये जो ऑटोफेजी है वो एक्टिवेट होता है और जो बुरे सेल्स है उसको मारना शुरू जी। करता है। और मतलब अच्छा। ये जो 24 घंटे के उपवास में जैसे कहा जाता है कि आप एक बार फलाहार कर लो, हम्म, ऐसा भी होता है, रसाहार पे जी रहो। जी तो जी जी। क्या रसाहार हम्म, फलाहार जब हम ऐड करते हैं तो क्या उनको फूड कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है उन सेल्स को? तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा। जी जी जी। देखिए, अगर आप ऑटोफेजी की बात करें, सबसे पहले अगर हम इस शब्द को देखें, तो ऑटो मतलब खुद को, स्वयं को, और फेजी मतलब खाना। तो ऑटोफेजी में एक सेल जो है वो खुद को या तो पूरी तरीके से खत्म कर देता है, खुद को खा जाता है, या फिर अपने कुछ हिस्सों को खा जाता है। उसको हम ऑटोफेजी बोल देते हैं। ठीक है। अगर हम देखें कि ये किस परिस्थिति में ऑटोफेजी का प्रोसेस होता है, तो अगर आप पूर्णतः जल जल उपवास की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप खाना जब लास्ट आप खाए हैं, तो अराउंड 12 घंटे के करीब हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है, वो जितना हमने खाना खाया था पिछला खाना, तो 12 घंटे के करीब वो पूरी तरीके से वो ग्लूकोज और बाकी सारी चीजें यूज हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर्ड ग्लूकोज अराउंड 16-17 घंटे का, जो हम लोग कुछ, अगर हमारे पास जब सारे इमीडिएट खाने की या एनर्जी की चीजें खत्म हो जाती हैं, तब वो जो बेकार चीजें हैं या जो उसके इमीडिएट यूज की चीजें नहीं है, उनको खाना शुरू करता है। तो उसमें हो सकता है कि अगर हमारे सेल्स में जो कचरा है या कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड्स हैं या कोई जहरीले पदार्थ हैं, पहले उनको खत्म करना शुरू करता है। उसके बाद अपने किसी डैमेज्ड पार्ट्स को खत्म करना शुरू करता है। और अगर पूरा सेल ही डैमेज्ड है, तो अपने आप को ही खत्म करके दूसरे सेल्स के लिए वो भोजन बना देता है। दूसरी बात ये रही कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारे शरीर के कोई भी सेल्स बिना एनर्जी के या बिना भोजन के काम करे। उपवास का मेन पर्पस ये है कि हम बाहर से जो शुगर, ग्लूकोज और चीजें देते हैं, उसको हम बंद करते हैं, ताकि हमारे शरीर में जो स्टोर्ड चीजें हैं वो यूज हो सके, जो एक तरीके से हमारे शरीर की क्लीनिंग का भी काम करते हैं। क्योंकि स्टोर्ड में हमारा कचरा भी स्टोर्ड होगा, लिवर में, फैट में। जब वो गलना शुरू होता है, तो उसका कचरा भी निकलता आ जाता है। तो ये इन कंडीशन, जो आप रसाहार की बात कर रहे हैं या फलाहार की बात कर रहे हैं, देखिए, आप अगर थोड़ी मात्रा में अगर लेते भी हैं फल या रस, तो उससे बहुत कोई अगर बड़ा असर ऑटोफेजी पे नहीं देखा जाएगा। बस ये होगा कि जो प्रोसेस जो कुछ घंटे बाद शुरू होना था, वो थोड़ा और धीरे से और लेट से शुरू होगा। लेकिन जो प्रोसेस है वो तो जरूर होगा ही होगा, थोड़ा देरी से होगा, बस इतना ही अंतर पड़ जाता है। ठीक है दीदी, धन्यवाद। जी जी भैया। जी, समय भी हो गया है तो इसमें जी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये बिल्कुल सही बात है
कि दोबारा क्लास ये हम लोग जो है प्लान करेंगे, तो आपको जब भी समय हो तो हम लोग फिर दोबारा इसको जो है विस्तार में इसको करेंगे। क्योंकि आज जी आपके जी एंड भैया। पे कुछ नेटवर्क की समस्या है, लेकिन फिर भी हम बहुत कुछ समझ पाए उसमें भी, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार है हाँ आपका। जी। जी। थैंक यू और भैया। हाँ, बाबूजी से निवेदन है, समय तो हो गया लेकिन फिर भी 2 मिनट के लिए आशीर्वाद बाबूजी का मिले हमें जी। जी धन्यवाद भाई। उमा दी को भी आभार और डॉक्टर शिवांगी को बहुत बहुत आभार। उसमें जो प्रश्नावली कुछ आए हुए थे उस पर अब तो अगली कक्षा में हम लोग रखेंगे, लेकिन आज की कक्षा अच्छी रही। जो जो जहाँ पर जैसे किया गया कि बंधों का क्या असर पड़ता है, जालंधर बंध का एक आया था उस पर, और ऑटोफेगी सेल कब एक्टिव होते हैं, तो इस पर भी हम अपने अनुभव पर प्रकाश डालेंगे फिर कभी। तो आज के लिए समय पूरा हो गया है, तो शांति पाठ किया जाए। फिर से डॉक्टर शिवांगी को प्रणाम, आभार। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद। अमन जी समाप्त करें। जी जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा दीदी और शिवांगी दीदी को बहुत बहुत आभार। आइए इसी के साथ आज की कक्षा को यही समाप्त करते हुए हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।